Good morning, student. I am Pallavi Jha. Again, I am coming with your previous topic, that is a social transformation. तो आपने अपने पिछले टॉपिक में मीन्स पढ़ा था कि ये प्रीवियस वीडियो में आपने जाना था कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। मीन्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, तो हमने ये जाने थे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सामाजिक रूपांतरण द्वारा कोई निर्दिष्ट स्थिति से प्राप्त स्थिति की ओर जाता है। मीन्स निर्दिष्ट स्थिति से प्राप्त स्थिति की ओर रूपांतरण होता है। मीन्स ड्यूरिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वन मूव्स फ्रॉम एन एस्क्राइब्ड स्टेटस टू एन अचीव्ड स्टेटस। आगे हम जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये हम व्यक्ति के रूप में भी कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, और समाज में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम देख चुके हैं। तो अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे व्यक्ति या समाज में किस प्रक्रिया द्वारा होता है वो हम जानेंगे। तो इट्स फर्स्ट पॉइंट इज अर्बनाइजेशन मीन्स नगरीकरण। नगरीकरण के द्वारा भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये कहीं भी होता है, विश्व में भी है, भारत में भी है, दोनों में से किसी का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो अब भारत के एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे, जैसे विश्व में ही नगरों की संख्या ग्रामों की संख्या से ज़्यादा बढ़ती गई है, उसी तरह भारत में भी नगरों की संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ दूसरी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ग्रामों की अधिकता तो है ही, परंतु यहाँ नगरों की ओर लोगों का स्थानांतरण बढ़ते जा रहा है। जैसे 2001 में 28.6 मिलियन पीपल मीन्स नगरीय क्षेत्र में रहते थे, तो 2011 में उनकी संख्या हो गई है 37.7 मिलियन। मीन्स यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि हुई है तो ग्रामों की भी हुई है, लेकिन साथ साथ नगरों की भी हुई है। नगरों में हुई है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे नगर का रूपांतरण अब बड़े नगर में हो रहा है, गांव का रूपांतरण अब शहर में होने लगा है। तो नगरीयकरण के कारण क्या होता है? नगरीयकरण के कारण लोगों के रहन सहन में अंतर हो जाता है, उनके कारण उनकी जो विचार में होते हैं, दृष्टि में होते हैं, उसमें परिवर्तन आ गया है। गांव में भी सूचना क्रांति का प्रसार हो गया है, वो धीरे धीरे नगर का रूप लेने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है, सहिष्णुता क्या होती है, समन्वय कैसे किया जाता है। वो अब उनकी विचार जो होती है, उनकी दृष्टि जो होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, अब हम पुराने रूरल एरिया की तरह नहीं देखते हैं। अब उनकी सोच भी परिवर्तित हो गई है। जो गांव में वस्तुएं इस्तेमाल जो पहले सिर्फ कृषि के पर आधारित रहते थे, अब वहाँ भी वो जरूरी सामान का भौतिक वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। तो गांव में भी नगरों का प्रभाव पड़ा है, वहाँ नगरीय वस्तुओं का इस्तेमाल होने लगा है। छोटे गांव कस्बे नगर में परिवर्तित हो गए हैं, नगर महानगर में बदल गए हैं, और साथ ही उनकी सोच दृष्टिकोण सब में नगरीकरण के कारण परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नगरीकरण के कारण तो हुआ है। तो नगरीकरण ज़्यादा होने का कारण क्या है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मीन्स औद्योगिकरण है। नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, कंपनी स्थापित हो रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, गांव से लोग नगर की ओर जा रहे हैं, वहाँ बस जा रहे हैं। अब वो औद्योगिक वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। हाथ से जब बनी वस्तुएं लेट से बनती हैं, महंगी होती हैं। औद्योगिक वस्तुएं सस्ती होती हैं, जल्दी सुविधा से मिल जाती हैं। औद्योगिक वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। दूसरी औद्योगिक वस्तुएं का उनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, और वो नए उद्योग में के कारण, औद्योगिकरण के कारण जहाँ एक और लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहाँ पे नगरों में आवास बढ़ रहे हैं। तो दूसरी ओर औद्योगिक वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस तरह अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति जो है, दोनों का इस्तेमाल करके समाज का रूपांतरण होने लगा है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चराइजेशन, संस्कृतिकरण। वो कैसे होता है?
तो संस्कृतिकरण को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे पहले व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता था उसी की संस्कृति को अपना लेता था, उसी की संस्कृति के अनुसार उसकी सोशल स्टेटस स्थापित हो जाती थी। जैसे बढ़ई का बेटा बढ़ई बन जाता था, लोहार का बेटा लोहार बन जाता था, या फार्मर का बेटा कृषि को ही अपना लेता था। अब क्या हुआ है कि लोग बाहर जाने लगे हैं। मान लीजिए कोई किसान का बेटा या रिक्शा चालक का बेटा या फिर मीन्स बढ़ई या किसी भी वर्ग का करेंगे, सामाजिक स्थिति में मान लीजिए इंजीनियर बन जा रहा है, डॉक्टर बन जा रहा है, प्रोफेसर बन जा रहा है, तो अब वो क्या हुआ, अब वो साधारण किसान का बेटा नहीं होके, साधारण रिक्शा चालक या बढ़ई का बेटा नहीं होके प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर में अपनी स्थिति को दर्ज करा लिया है। तो इस तरह उसका संस्कृतिकरण हो गया है। अब पुराने व्यवसाय को ही अगर कर रहे हैं, बढ़ई या लोहार का ही काम कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस को हम बड़ा कर लिए हैं। तो पहले पिता के रूप में, विरासत के रूप में जो व्यवसाय मिला था उसको हम बड़ा कर दिए हैं। तो हम इसका फ़ायदा क्या उठाए हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इसका फ़ायदा उठाए हैं कि तो हमारी सामाजिक स्थिति आर्थिक आधार पर ऊंची हो गई है। तो यहाँ पे हम जाति के आधार पर नहीं पहचाने जा रहे हैं, यहाँ पे अपनी आर्थिक स्थिति के द्वारा हमारा सामाजिक स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है। और अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते हैं, तो यहाँ हमारा प्रोफेशनल जो है, हमारा प्रोफेशन जो है उस आधार पर हमारी स्थिति हो गई है। तो यहाँ भी हम जाति के आधार पर नहीं पहचाने जा रहे हैं। तो इस तरह सामाजिक रूप से जो व्यक्ति का रूपांतरण हो रहा है, अब लोगों की पहचान उनकी कास्ट के आधार पर नहीं होके उनके व्यवसाय के आधार पर होने लगी है। अगर कोई धनी व्यक्ति का बेटा मीन्स IAS अफसर का बेटा ही कुछ नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो गरीब बन जाता है, तो उस तरह से उसका सामाजिक स्थिति डिमोशन भी हो जाती है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मीन्स निर्दिष्ट स्थिति जो है, जन्म के द्वारा जो उनकी निर्दिष्ट स्थिति में परिवर्तन व्यक्ति की अपनी काबिलियत के अनुसार जो हो जाता है, इस तरह संस्कृतिकरण हो रहा है। तो समाज के रूप में कल्चराइजेशन क्या कर रहे हैं, तो समाज के रूप में कल्चराइजेशन ये हो रहा है कि मान लीजिए किसी समाज में पढ़े लिखे वर्गों की संख्या ज़्यादा हो गई, जो कोई भी समाज पहले रूढ़िवादी हो गया, अब पढ़े लिखे की संख्या ज़्यादा होने पर समाज तार्किक दृष्टि से सोचने लगा है, किसी बात को लॉजिकल एनालिसिस कर रहा है। अब महिलाओं को समाज में ही पूरे अधिकार मिलने लगे हैं, बच्चों की ही बात पिता सुनने लगे हैं। तो यहाँ भी समाज का भी कल्चराइजेशन हो गया है, समाज का भी संस्कृतिकरण हो गया है। मीन्स एक समाज को भी पुरानी रूढ़िवादी परंपरा से मुक्ति मिलके नई परंपरा की ओर आगे बढ़ गया है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टर्नाइजेशन मीन्स पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण कैसे यहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। पश्चिमीकरण से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के युग में लोग देश विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं, या मीन्स हमारा जो व्यापार है इंटरनेशनल ट्रेड के तहत ही हम एक देश दूसरे देश से अलग नहीं रह गया है, ये ग्लोबल विश्व बन गया है। ये पूरा विश्व जो है एक गांव का रूप ले लिया है। अभी अमेरिका में कुछ होता है, चाइना में कुछ होता है या भारत में कुछ होता है, तो लोग एक दूसरे से इफ़ेक्टेड होते ही हैं। अभी आप कोरोना वायरस का ही ले लीजिए, वो चाइना में आया, अब यहाँ विश्व के सारे देश उससे प्रभावित हैं। कोई देश ऐसा नहीं है कि वो उससे प्रभावित नहीं हुआ है। आया तो वो चीन में था, फिर भारत क्यों प्रभावित हुआ, अमेरिका क्यों प्रभावित हुआ, इटली, स्पेन क्यों प्रभावित हुआ। तो ये पश्चिमीकरण का ये हम साइड इफ़ेक्ट ले लेंगे। अच्छा इफ़ेक्ट ये है कि पश्चिम देशों में कोई भी सफलता मिलती है, कोई भी नया मीन्स से डिस्कवर करता है या नई भी इन्वेंशन करता है, नई खोज करता है, तो उसका फ़ायदा दूसरे देशों को भी मिलता है। अभी वैक्सीन तैयार हो जाएगा कोरोना वायरस का, कि एक देश तैयार करेगा तो उसका फ़ायदा दूसरे देशों को भी हो जाएगा। तो ये पश्चिमीकरण का गुड इफ़ेक्ट हो गया है। तो पश्चिमीकरण का ये साइंस की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो फ़ायदा मिलता ही है, साथ ही साहित्य, दर्शन, संस्कृति के क्षेत्र में भी फ़ायदा मिलता है। और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को मीन्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को, विश्व को, तो ये प्रभावित करते ही रहते हैं। अभी कोई एक देश दूसरे देश से अछूता नहीं रह गया है। अभी कहीं भी युद्ध छिड़ता है तो दूसरा देश उससे प्रभावित हो ही जाएगा। इसलिए
विश्व को युद्ध से बचाने की कोशिश सारे देश लगभग करते हैं। तो ये पश्चिमीकरण का उदाहरण है। तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का उदाहरण है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पहले लोग सिर्फ गांव तक, अपने गांव तक सीमित रहते थे, अपने नगर तक सीमित रहते थे, अपने देश में क्या हो रहा है वो धीरे धीरे पहुँचता था। पर अब सूचना क्रांति के युग में कुछ दूसरे देश में क्या होता है उसकी खबर या उसका इफेक्ट दूसरे देशों तक फैल जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। इस तरह वेस्टर्नाइजेशन के कारण भी हम कर सकते हैं। इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन नामक पॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को आप पश्चिमीकरण में ही डाल के करेंगे तो ज़्यादा होगा, अच्छा होगा कि यातायात की सुविधाएं के कारण एक देश दूसरे देश से अब अलग नहीं रह पाए, और इसलिए पूरे विश्व में पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ता जा रहा है, और इस तरह पुराने समाज अब नए समाज में बिल्कुल रूपांतरित होकर सामने आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर सेक्युलरिज्म, मीन्स धर्मनिरपेक्षीकरण। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, या कोई भी देश उसी देश को अच्छा माना जाता है जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाता है, जो सेक्युलर कंट्री होता है। मीन्स इसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु को धर्म की दृष्टि पर नहीं देख के लॉजिकल एनालिसिस करके आप उसके अच्छे बुरे की पहचान करें। कोई भी अगर इन्वेंशन हो रहा है, कोई भी समाज परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों हुआ है उसको हम धर्म के आधार पर नहीं जान के उसको हम लॉजिकल रूप में समझें, साइंटिफिक रूप में समझें। मीन्स कोरोना वायरस को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रकृति का प्रकोप है, बल्कि हम ये समझेंगे कि इंसान की एक गलती का फ़ायदा पूरा विश्व आज भुगत रहा है। ये लॉजिकल एनालिसिस हुआ, तो ये सेक्युलरिज्म हुआ। मीन्स किसी भी वस्तु के अच्छे बुरे की पहचान धर्म के आधार पर नहीं करके लौकिक आधार पर करें। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन, मीन्स आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जो है वो किसी एक देश को प्रभावित नहीं करती है, पूरे देश को प्रभावित करती है। और आधुनिकीकरण का भी तात्पर्य हमारे लॉजिकल एनालिसिस से है, हमारी सोच से है, हमारे दृष्टिकोण से है। मीन्स आधुनिकीकरण में हम लॉजिकल ढंग से सोचते हैं। मीन्स हमारे जो दृष्टिकोण होती है वो यूनिवर्सल होती है, साइंटिफिक होती है। हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मीन्स इन सब को हम अच्छा मानते हैं। मीन्स से समाज को हम नए नए सुधार करके, नए नए इन्वेंशन करके मॉडर्न बनाना चाहते हैं, न कि प्राचीन और रूढ़िवादी समाज की ओर जाना चाहते हैं। तो ये भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का ही रूप है कि अब समाज पुरानी रूढ़ी मान्यता से मुक्त होकर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने के कारण को हमारी दृष्टिकोण जो हो गया है वो साइंटिफिक हो गया है, लॉजिकल हो गया है, और भौतिक अभौतिक वस्तुओं का हम इस्तेमाल करने के बाद मीन्स से सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, बल्कि पशु पक्षी के रूप में भी सोच रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस के कारण ह्यूमन तो इफेक्ट हो रहे हैं, पर हम ये भी देख रहे हैं कि विश्व की सभी नदियाँ पॉल्यूशन फ्री हो रही हैं। जैसे गंगा, टेम्स हम ये देख रहे हैं, यमुना, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि नेचर का साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है कि यहाँ पे जो मीन्स कंपनी के से पॉल्यूशन जो नहीं जा रही है तो नदी मुक्त हो रही है, नदी फ्री हो रही है। तो ये आधुनिक सोच है। अगर पुरानी सोच रहती तो हम ये नदी पर ध्यान नहीं देते कि नदी साफ़ हो रही है, हम लोग ह्यूमन इतने मर रहे हैं उसी पे हमारा ध्यान रहता। पर ये हमारा आधुनिकीकरण ही है, हमारा सोच की व्यापकता ही है कि हम अपने लिए नहीं सोच के हम पशु पक्षी जीव जंतु की ओर भी सोचते हैं कि कोरोना वायरस का एक साइड इफ़ेक्ट है, बुरा प्रभाव ह्यूमन की ओर है, तो नेचर को इससे वरदान भी मिल रहा है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ये तो हम जान चुके हैं, शिक्षा अब सबके लिए सार्वभौमिक हो गई है, सबको शिक्षा का अवसर मिले ऐसा सरकार प्रयास कर रही है। इसीलिए शिक्षा जो पहले नीति निर्देशक तत्व में थी अब वो फंडामेंटल राइट्स में हो गई है, जहां 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। साथ ही अब छोटे गरीब घर में भी जन्मे
बच्चे अब शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और जो एक बार पढ़ भी लिया है तो नौकरी करके ही अपने शिक्षा को आगे रखना चाहता है, क्योंकि जान गया है कि शिक्षा व्यक्ति के विकास में बहुत सहायक है और शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षा प्राप्त के द्वारा ही वो अपनी सामाजिक स्थिति का रूपांतरण कर सकता है। ओके, थैंक यू। तो हमने अपने दो वीडियो में समझा है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। ओके, थैंक यू।